आप सम्मानित वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, इसी हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। कैसे होता है? क्लोजियम सिस्टम है। क्या रिजर्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्लोजियम सिस्टम है। कौन लोग बैठे हैं? आप वकील अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या इलाज है? लॉ कमीशन का डिमांड कीजिए। छोटी से छोटी नौकरी भारत में, एक क्लर्क की नौकरी के लिए रिजर्वेशन वो है, कंपटीशन है। एक क्लर्क बनने के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भाई कमीशन क्यों नहीं है? मेरा यह मानना है कि अगर आप ये बात उठाएंगे तो आप यकीन माने आप में से बहुत से लोग खुद और आपके बच्चे और आपके वकील के बहुत बड़े समाज के लोग, ओबीसी एसटी एससी के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज बन सकते हैं। आपको इसकी डिमांड उठानी है। तीसरी चीज, मैंने अभी आपको बात किया कि भाई एकलव्य का अंगूठा काट देते हैं। अभी कपूर साहब ने बोला कि भाई एक डी और सी को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, खत्म कर दिया, गवर्नमेंट से बाहर कर दिया। क्या बचा? ए और बी क्लास का जॉब बचा। ए और बी क्लास के जॉब में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी भी डिमांड आपको रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू एकलव्य का अंगूठा काटने का एक माध्यम है, एक सोर्स है। कई बार देखा गया यूपीएससी में एक बच्चा हाईएस्ट नंबर लाया, 800 नंबर लाया, 700 नंबर लाया, इंटरव्यू में उसको 250 में से 10-20 नंबर दिया, उसका रैंक नीचे आ गया। और जिस बच्चे को 400 नंबर आया उसको इंटरव्यू में नंबर दिया, उसका रैंक ऊपर चला गया। और मैं सर 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 2 चीजें मैं और कहना चाहता हूं आपके सामने। रिजर्वेशन सरकार में खत्म कर रहे हैं कपिल साहब, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें भी रिजर्वेशन की मांग होनी चाहिए। और कास्ट सेंसस की भी मांग कीजिए, उससे भी अभी ये सेंसस होने वाला है, कास्ट सिस्टम का भी होना चाहिए। ये बाबा साहब के उसमें आपके संविधान में उसकी चर्चा हुई थी और इस सरकार ने वादा भी किया था। और सर लाठी साहब से मैं लास्ट चीज़ कहूँगा कि हम लोग एक संगठन भी चलाते हैं दिल्ली में, सबकी के नाम से, जो आपने अभी बोला बाबा रामदेव के तर्ज पे शुरू करने के लिए, वो ऑलरेडी दिल्ली में हम लोगों ने शुरू कर दिया है और उस पर काम चालू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बलराज साहब जैसे मतलब एक्टिव व्यक्ति और इनके जैसे समझिए मार्गदर्शक अगर इस चीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे तो हमारा भारत एक दिन ज़रूर बदलेगा। भारत में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसका अगर आप डिमांड करते हैं तो उसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। जैसे अगर नौकरी खत्म हो रही है तो आप ठेकेदारी में हिस्सेदारी मांगे। ठेकेदारी में हिस्सेदारी क्या है? लोग ठेकेदारी को समझते हैं कि बड़े बड़े पुल बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना वो ठेकेदारी है। नहीं, दिल्ली में एक एग्जांपल आपको देता हूं। दिल्ली में मेट्रो और भी कई बस स्टेशन के सामने पार्किंग होती है और दिल्ली में लगभग मेट्रो स्टेशन का पार्किंग लेंगे करीब 280 के आसपास मेट्रो की पार्किंग है। उन पार्किंग का कौन स्वामित्व है? कौन आदमी उसको चला रहा है? आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पूरे दिल्ली के पार्किंग सिस्टम में केवल 4 लोग चलाते हैं, केवल 4 लोग। ज्यादातर पार्किंग, वो पार्किंग आप ये हॉल में बैठे हुए आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, एससी एसटी समाज के लोग क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। आपको ठेकेदारी में हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैं मेट्रो पार्किंग के लिए जब एक यहां भवन है कनॉट प्लेस में, मेट्रो भवन, वहां उनके अधिकारी से मिलने के लिए गया, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। आपने सुना एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। पार्किंग के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए।
तो भाई पार्किंग में कौन सी एक्सपीरियंस चाहिए? तो उन्होंने एक प्रावधान बना रखा है, सिस्टम बना रखा है। तो पहला चीज़ तो ये आपको डिमांड करनी है, समाज में इस बात को फैलाना है कि आपको ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए। ये देश की पॉपुलेशन है, ये सबसे अमीर आदमी है और ये सबसे गरीब है, और उस बजट को यहाँ से खाना पीना शुरू कर दें, यहाँ से आके वो खत्म हो जाता है, यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं। मेरी गुजारिश इस हाउस से और इस गैदरिंग से और खासकर मंच से ये है कि भाई यहाँ से शुरू किया जाए, इस पर ले जाओ उल्टा बड़, यहाँ के खत्म हो जाए तो ऊपर ले अपने आप ही ठीक है। अभी मेरे से पहले प्रवक्ता, नाम तो ध्यान नहीं है, वो भाई बता रहे थे भाई सारी नौकरियां 15-17 हजार में सीमित कर दी हैं। तो 15-17 हजार ही एक बच्चे की गांव के स्कूल है ना जो खुल रहे हैं इधर बोर बालोट रोहतक वगैरह में, 15-17 हजार बच्चे की फीस है। चाहे भाई एक बालक की फीस दे लो, चाहे दाल आटा और वो चावल खरीद लो। एक तो ये है। इसके बावजूद जो इस देश में दो तरह की पॉपुलेशन है, एक तो वो है जिन्होंने आरएसएस बना लिया, अपने आप को सुरक्षित बना लिया चारों तरफ से, उन्होंने तो अपने बंकर और वो बना लिए, सारे आर्थिक वीर सार डालते हैं, वो सुरक्षित हैं आज के दिन। अगर आप ताकतवर नहीं होगे तो वो क्या हाल बनाएंगे, आपको केचुए बना देंगे, हमारी उठने की हिम्मत भी नहीं रहेगी, आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं रहेगी अगर नहीं चलता रहे तो। उसका भी इलाज हो सकता है। दूसरा ग्रुप वो है, ये देश है ना, ये गांव और कृषि आधारित देश था, कृषि प्रधान और गांव प्रधान देश था। इसमें गांव में दो तरह के लोग रहते थे, फिर एक तो विश्वेदार जिसके पास थोड़े खूड थे, और एक गैर विश्वेदार भाईचारा जिनको सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से थोड़ा होगारा मिला, उनका जीने का साधन हुआ, रिजर्वेशन की वजह से नौकरी मिली। अगर रिजर्वेशन नहीं होती तो इनमें से शायद ही 1-2% को नौकरी मिल सकती थी, इतनी नहीं मिलती। और वो ना करा करते जब पता लगा कि भाई इनको तो डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए, बराबर लेने के लिए ये संविधान दिया है, ये रिजर्वेशन दी गई है। नहीं तो छोटे थे जब 9वीं 10वीं हम 20 सोचा थे इनको रिजर्वेशन क्यों दी गई, इसका एक विशेष कारण था। अब इसको कैसे बचाया जाए? दो साधन है गांव हम गरीब जनता की रोटी रोजी के। एक तो ये खूड है, जमीन है, कुछ आधा 1 एकड़ 1.5 एकड़ तक नौबत आ गई है, और कुछ ये नौकरियां थी जो रिजर्वेशन की वजह से मिली। अब ये दोनों भाई एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। जब खुडों पे आ जाएगी जमीन कोई छीन लाएगा तो वो भाईचारा लक्ष्य लेगा होगा, हम देखते हैं कैसे जमीन छीनोगे। और जब नौकरी पर चलाएगी तो वो भाईचारा लक्ष्य लेके आएगा, हम देखेंगे हमारे भाई की कैसे ये नौकरी छीनते हो। जब तक ऐसी सोच नहीं बनाओगे तो हम उभर नहीं सकते। और इसके साथ साथ मैं 1-2 मिनट और लेके बात खत्म करता हूँ क्योंकि प्रेशर है जल्दी। तो मेरा जो 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ इस गैदरिंग के सामने। दिस इज द इंटेलिजेंसिया ऑफ द, दिस इज द क्रीम ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडिया। इससे ज्यादा सने आदमी शायद ही अपने समाज में होंगे, हड़ी पाड़ी है, उनसे तो एक्सपेक्ट क्या करें, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। वकील साहब आप लीड करो, हम आपके साथ हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा एक आपसे सुझाव है, क्या इस हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान के किसान का बीमा 100 रुपए प्रति एकड़ किया जा सकता है, जिसमें हर किसान करवा भी लेगा, और 25-30 हजार का। पूरे देश में एकदम तोड़े नहीं पड़ते, एकदम आग नहीं लगती, एकदम डूबा नहीं आती, एकदम सूखा नहीं पड़ता। मेरा अंदाजा है, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, लेकिन उसी में कंपनसेट हो जाएगा जितना नुकसान होता है, मेरा ये अंदाजा है। आप थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो ये है, किसान को कह देंगे भाई तेरा बीमा, ये आसान से काम है। हमारी समस्या क्या है, हमारे नेता भ्रष्ट, स्वार्थी और असक्षम है, इसलिए ये देश उसमें जा रहा है, गैरत में जा रहा है। असक्षम, स्वार्थी और भ्रष्ट है, इसलिए तो सक्षम नेतृत्व भी देना पड़ेगा। दूसरा, एक और ऐसे ही मेरा दूसरा सवाल है, क्या ये नेशनल हाईवे है और नहरें, रेलवे सड़क है, इसके दोनों तरफ 32 से 35 फुट जगह होती है, क्या उसमें फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं जिसमें काबली कीकर और सफेदे लगाए जाते हैं? क्या उसमें फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं? फलदार पेड़ लगा दे मान लो, तो उसमें गरीब से गरीब आदमी का बालक भी वो फ्रूट खा लेगा। क्या फ्रूट खाना मंत्रियों, प्रधानमंत्री, गवर्नरों के बच्चे को ही विशेषाधिकार है? तो एक ये है, उसमें ये सबसे हमारी फौज खड़ी करी जा सकती है। वहां से ये अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, जो
वो उन बच्चों में बांट दिए जाए, 2-2 एकड़ बना के 32 से 35 है, जहां तक 2 एकड़ बने वो अनएम्प्लॉयड यूथ है। मेरा यहाँ एक पार्टी टिपिकल सुझाव है, वह वेरी क्रूशियल, कि ये जो है ना ये बांटा जाए ना, ये 50% किसान के बच्चों को और 50% जो गैर विश्वविद्यालय है उसके बच्चों को। एक का नाम लोगे तो दूसरे बल खा जाएंगे, उसका नाम ले देगा तो बट खा जाएंगे, दोनों को तैयार हो सकते हैं। और मेरा जो अंदाजा है वो 2/3 गांव में किसान वर्ग है और 1/3 दूसरा भाईचारा है। वो उस वे में एक तरह से हिडन कंपनसेट भी हो जाएंगे, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है भाई 50-50 मिले तुमने। अगर एक का नाम ले दिया तो दूसरे में देख जाएंगे। इस तरह से हम अपनी उसको ताकत को बढ़ा सकते हैं। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है, तो ये है, इस पे विचार करना आप, और डिटेल में कभी पूछना हो तो आज टाइम की कमी है, कभी फिर पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, मोदी और कहते 15-15 लाख कहते, मैं कहता हूँ हम 2-2 करोड़ रुपए देवाएंगे सब हर अनएम्प्लॉयड यूथ को, या पंचायत के बीच में खड़ा होके करें, कैसे देंगे। एक कानून आया था सरप्लस लैंड सीलिंग एक्ट भी कहते हैं, एक किसान 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। आया था कि नहीं आया था, आपको याद होगा। क्यों भाई, ये कहां से शुरू करा, बेटा टेबल तो शुरू करते जब किसान अगर नंबर आता उसकी भी बात देते, कल किसान क्यों, आज उसको लागू किया जाना चाहिए। शहरों में जो गैर भूमि या कृषि की प्रॉपर्टी है उसको पे भी लागू किया जाना चाहिए। आज 18 एकड़ की कीमत उस टाइम तो 1000 रुपये प्रति एकड़ थी, आज वो 50 लाख का किलो है। 50 लाख गुना में 18 करोड़ हो गए। 1 करोड़ की आप और छूट दे दो और उसको उससे 10 करोड़ से ऊपर का सबका वो नेशनलाइज कर दो, जैसे इंदिरा गांधी ने बैंक किए थे। अगर ये दोनों भाईचारा मिल गया तो इस कोई ताकत इनके सामने अड़ नहीं सकती है। वो 2-2 करोड़ इनके लेने आते, इस पर भी विचार कर लेना। मेरा तीसरा पॉइंट है ये लेके मैं खत्म करता हूँ कि हम एक पतंजलि जैसी कंपनी बनाए, मिलजुल के किसान और मजदूर की कह लो, और उसमें 1 दिन का बच्चा है वो भी मेंबर और 100 साल तक का बच्चा है वो सब मेंबर। और क्रूशियल पॉइंट इज दिस दैट दे शुड बी इक्वली शेयर्ड, सबका बराबर हिस्सा हो। नहीं अब उस लाइन ने तो 10-10 करोड़ लगा लिए, इनने 5-5 करोड़, इनने 2-2 करोड़। अरे भैया हमारा गरीब बोला, हमने 2-2, 4-4, 10-10 हजार ना, इक्वल शेयर होगा। क्रूशियल पॉइंट इज तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म, ये खत्म। लास्ट पॉइंट एक छोटा सा वो आपके डिबेट के लिए या मूट पॉइंट में छोड़ के जाता हूँ। कंपनी के पीछे जो लिमिटेड लिखा होता है ना, इसका मतलब ये है उस कंपनी ने जितना लीगल पर्सन, आप तो ज्यादातर 50% से ज्यादा लीगल फ्रेटर्निटी से है, उस लिमिटेड का मतलब ये होता है उस कंपनी ने जितना लोन ले रखा हुआ घाटे में चलेगी तो वो उसको रिपेमेंट करने की, बैंकों को वापस लौटाने की कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर डिटेल में पढ़ना तो सेलोमोन SALOMON एंड सेलोमोन कंपनी का केस पढ़ लेना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय अंबेडकर जी, जय चौधरी छोटराम, जय हिंद, भारत, जय नमस्ते। जब हम मानवीयता की बात करते हैं तो जो समाज का और देश का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग होता है, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो हम मानवता की बात और मानवीयता की बात कर रहे हैं। अभी आज ये हमारी सभा चल रही है, हमारी इसमें कुछ मानवीय संवेदना में कुछ कमी रह गई लगती है। वो इस रूप में कि जो हमारी बच्चियां हैं या जो नौजवान हैं वो भी एक तरीके से डिप्राइव्ड हैं। डिप्राइव्ड इस रूप में हैं कि हम उनको मानते ही नहीं कि उनको बोलने का अवसर जो है हमको उतना देना चाहिए। तो इसलिए मेरा एक तो मन से आग्रह है कि आगे से हम ध्यान में रखें कि जो 40 से नीचे वाले जो साथी हैं, उनमें लड़कियां हों या लड़के हों, उनको हम बराबर जो है अवसर दें। उसका एक कारण ये होगा, एक तो जो समाज में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, क्या सोच है, तो उसको अवसर मिलेगा। और दूसरा जो है उनको हमको आगे बढ़ाने का, प्रशिक्षित करने का वो अवसर मिलेगा। और वो ट्रेनिंग दे कर के हम उन लोगों को आगे के आंदोलन में और आगे के हिस्सेदारी में उनकी बढ़ेगी और हम लोगों को मदद मिलेगी। अभी यहाँ पर चर्चा बहुत सारी चीज़ों पर हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों ठीक नहीं रहता है और क्यों भारत की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी एक मुकदमा चल रहा है बड़ा और 9 जजेस की बेंच बैठी है
और वो महिलाओं के अधिकारों पर मंदिर के उस पर चर्चा कर रहा है। इस देश में इस सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई महिला संगठन या महिलाएं या लड़कियां कहीं हैं क्या? वो बाहर कहीं चर्चा हो रही है क्या? आप जिस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं उसके तरीके की हमको कोशिश करनी पड़ती है। अगर कहीं अमेरिका में, यूरोप में कहीं चर्चा होती है कहीं कोर्ट में किसी बड़े मुद्दे पर, तो उस विचारधारा के लोग जो है सड़कों पर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है उस पर चर्चा करते हुए, घेरते हुए, प्रदर्शन करते हुए होते हैं। 9 जजों की बेंच जो है उस पर चर्चा कर रही है और यहाँ कोई हलचल कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उस पर हमारी हलचल होनी चाहिए थी। अभी हमारे साथी डीसी कपिल साहब ने कहा कि साहब कोई चर्चा नहीं होती। अभी जो है पिछले दिनों जो है 7 जजों की संविधान पीठ का जो है मसला, जिसमें मजदूरों के अधिकारों के मसले पर जो है उससे बड़ी पीठ ने चर्चा की थी। कोई मजदूर संगठन जो है इस देश में बहुत बड़े मजदूर संगठन हैं, उनके पास बहुत साधन हैं, उनके पास बहुत बड़ी मेंबरशिप भी है और मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझको कहीं जो है किसी की आवाज़ जो है सड़क पर दिखाई नहीं दी। जंतर मंतर पर दिखाई देती, कहीं दिखाई देती, किसी कोने में दिखाई देती, कहीं किसी हॉल में दिखाई देती, इस सड़क पर दिखाई देती। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कौन वर्कमैन होगा, कौन नहीं होगा, क्या होगा? 7 जज की बेंच के फैसले को पलटने के बारे में या पुनर्विचार के बारे में बात हुई। जब जो मुद्दे आते हैं, अगर उन पर हम सोए रहेंगे और सोते रहते हैं तो आप ये मत समझिए कि कोई आपको व्यवस्था ला करके आपको थाली में कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ जो बात है हमारी के साथ, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि आंदोलन के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी सावन का महीना आने वाला है, वो बच्चे कौन जा रहे होंगे दिल्ली से? उठाए हुए लोटा, उठाए हुए डंडा, कौन बच्चे हैं वो? कोई उन परिवारों के बच्चे हैं क्या जो साधन संपन्न हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम भारत के मालिक हैं? उनके बच्चे हैं क्या? किनके बच्चे हैं वो? कहाँ से जाते हैं वो? हमारे घरों से जाते हैं। हम जब ध्यान नहीं रखते हैं तो यही होता है। वो हमारे जिसको हम कहते हैं कि साहब हम ये करने वाले हैं, हमको अपने अपने बराबर में, अपने घर में, अपने पड़ोस में उन सबको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ है, उनको प्रेरित करना पड़ेगा ये काम अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। अभी चौधरी साहब ने, धनखड़ साहब ने बताया शादी के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। शादी में जो है पैसे की ज़रूरत नहीं है, शादी में ना बारात की ज़रूरत है, ना शादी में जो है कई सारे फंक्शन की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। शादी बहुत छोटा काम है और उसको कर सकते हो और करते हैं लोग, उनकी कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो उनकी चर्चा करिए, उनका पालन करिए और मानवीय व्यवस्था जो है वो मानवता के आधार पर चलती है। और मानवता जो है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है मानवता का जो है, अभी नरेंद्र पाल वर्मा जी ने भी उनका उदाहरण दिया था और बहुत सारे उदाहरण हैं। उन्होंने जब पानी को ले करके जिस तालाब में पानी लेने के लिए वो किया था कि हमको वहाँ जाना है पानी लेने के लिए, तो उन्होंने अपने सारे समर्थकों से कहा था कि हमको वहाँ जाना है, उस व्यवस्था को तोड़ना है, लेकिन हमको हिंसा नहीं करनी है। ये भी उन्होंने कहा था और गए, उसमें वो काम किया उन्होंने वहाँ। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जो हम कथनी और करनी, उन दोनों में अपना अंतर कम करें और जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको कैसे हमको प्रेरित करना है, कैसे उनको इन्वॉल्व करना है, कैसे उनको ठीक रास्ते पर लेकर के चलना है और कहाँ हमको सोए नहीं रहना है, वो सब काम हमको करने चाहिए।